Okay, good morning, all the students. In this lecture, we are going to discuss uh, solving space frame by tension coefficient method. अगर आप लोग अपना सिलेबस देखोगे तो सिलेबस के अंदर जो है आपके जो 6 नंबर जो दे रखा है उसमें क्या लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेट मेथड्स फॉर लेटर लोड एनालिसिस। इसके अंदर हम लोगों ने जो है पोर्टल मेथड ये ऑलरेडी सॉल्व, ये मेथड हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कैंटिलीवर मेथड, ये मेथड भी हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं। फैक्टर मेथड पे एक शॉर्ट नोट है जो आपको दे दूंगा। एंड लास्ट वन आता है एक, दिस इज ऑल टुगेदर अ सेपरेट टॉपिक, दैट इज एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेट स्पेस ट्रेसेस बाय टेंशन कोफिशिएंट मेथड। तो इस टॉपिक को जो है हम लोग इस वीडियो लेक्चर में लेने वाले हैं। चेक रिकॉर्डिंग हो रही है? ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, अच्छा, so we are going to discuss this topic, that is analysis of determinate space stresses by tension coefficient method। तो देखिए पहले इसमें दो वर्ड्स आए, एक है स्पेस स्ट्रेस एंड सेकेंड है टेंशन कोफिशिएंट मेथड। तो टेंशन कोफिशिएंट मेथड वो मेथड है जिससे हम लोग स्पेस स्ट्रेस को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्पेस स्ट्रेस क्या होती है, तो आप लोगों ने जो है पिछले क्लासेस में देखा होगा 2D ट्रेसेस के बारे में, है ना। यू स्टडी अबाउट 2D ट्रेसेस। इनको 2D ट्रेस क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर इन 2 डायमेंशन। एक होगा हमारा x, दूसरा होगा हमारा y। तो ये सारी ट्रेसेस 2 डायमेंशन में, इसलिए इनको बोल रहे हैं 2D ट्रेस। बट टेंशन कोफिशिएंट मेथड हम लोग जो यूज लेने वाले हैं इस यूनिट के अंदर, उसमें हम लोग काम लेंगे 3D ट्रेस। वी आर गोइंग टू सॉल्व 3D ट्रेसेस। तो 3D ट्रेस का एग्जाम्पल देखिए आपके सामने ही है, इमेज के ऊपर आ रहा है। ये जो एक इमेज है 3D ट्रेस है। 3D ट्रेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्रेस जो है 3 डायमेंशन के अंदर है। 3 डायमेंशन, इसमें एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होंगे, जबकि 2D ट्रेस के अंदर सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो रहा था। अच्छा, इसमें एक नोट करने वाली चीज़ क्या है, अगर आप इन 3D ट्रेस को देखोगे तो इनके जो जॉइंट्स होते हैं, दे आर द बॉल जॉइंट्स। देखिए बॉल बनी है बॉल बनी हुई है, देखिए। क्यों? क्योंकि क्या मेंबर किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है, और किसी भी डायरेक्शन से कोई मेंबर आ रहा है उसको कनेक्ट करना है तो वहाँ पर एक बॉल प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको। अगेन दीज जॉइंट्स आर द पिंच जॉइंट्स, ये पिंच जॉइंट्स की तरह बिहेव करेंगे। दीज आर नॉट फिक्स जॉइंट बट दीज आर पिंच जॉइंट्स। ओके, सो इसलिए जो 3D ट्रेस के अंदर इनको ये जो जॉइंट्स हैं इनको बॉल जॉइंट्स भी कहा जाता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो ये जो टेंशन कोफिशिएंट मेथड की हेल्प से हम लोग ये 3D स्पेस ट्रेस को जो है सॉल्व करने वाले हैं। अब एग्जाम में जो है इस तरह की कोई बहुत बड़ी ट्रेस तो आपके नहीं आने वाली, बट एक सिंपल ट्रेस आएगी जो 3D में होगी और उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस मेथड जो मेथड है हमारा टेंशन कोफिशिएंट मेथड, इसको हम लोग जो है एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। अच्छा, इसका जो इसको समझने के लिए जो एग्जाम्पल लिया है वो मैंने लिया बीसी पुनमिया से, एग्जाम्पल 19.4। इसमें एक चैप्टर दे रखा है जो पेज नंबर 480 से स्टार्ट होता है, उसी में जो है ये एग्जाम्पल है। फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको सारे एग्जाम्पल्स एक बार देख लेना है, ठीक है ना। अगर बीसीबी के सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लोगे आप सारे, तो आपसे जो है ये स्पेस ट्रेस पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर पाओगे। एग्जाम के अंदर देखिए जो लास्ट यूनिट है, या तो उसमें पोर्टल या कैंटिलीवर पे क्वेश्चन आएगा, और वो पोर्टल और कैंटिलीवर पे क्वेश्चन नहीं आया तो टेंशन कोफिशिएंट मेथड पे क्वेश्चन आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये या तो टेंशन कोफिशिएंट पे आएगा या पोर्टल मेथड पे आएगा। ठीक है, या ये हो सकता है कि अगर पोर्टल फ्रेम पे न्यूमेरिकल आ गया तो टेंशन कोफिशिएंट पर आपके शॉर्ट नोट या थ्योरी क्वेश्चन बन जाएगा, और स्पेस ट्रेस पर अगर न्यूमेरिकल आया तो पोर्टल और कैंटिलीवर के ऊपर जो है आपके एक छोटा सा थ्योरी क्वेश्चन या शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन बन सकता है। मतलब ऐसा मुझे कभी याद नहीं है जब पोर्टल मेथड या कैंटिलीवर मेथड पर भी न्यूमेरिकल आया हो और स्पेस ट्रेस पर भी न्यूमेरिकल आया हो, दोनों पे एक साथ न्यूमेरिकल मैंने कभी देखा नहीं है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस टेंशन कोफिशिएंट मेथड टू सॉल्व अ स्पेस ट्रेस। देखिए ये जो आपका टॉपिक है टेंशन कोफिशिएंट मेथड, इसमें दो चीज़ है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जो ट्रेस मिलने वाली है वो मिलेगी 3D के अंदर। आपको ये जो ट्रेस मिलेगी ये मिलेगी 3D के अंदर। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता उनको। तो मैं आपको अगर बताऊं कि जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया, ये मान के चलो 50% चांस है वो बंदा इस क्वेश्चन को कर लेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या गिवन है, अगर वो समझ में आ गया 50% चांस है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जब सॉल्व करने लगोगे तो उसमें 3 स्टेप आते हैं। तो इसमें
3 स्टेप आते हैं, मैं बताऊँ। स्टेप वन में क्या करना पड़ेगा, ट्रस में जो मैंने अभी जॉइंट्स की बात की थी, जितने भी जॉइंट्स हैं उन सभी जॉइंट्स के क्या लिखने पड़ेंगे आपको, कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि 3D में विजुलाइज करना मुश्किल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। तो आपको हर जॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, मैं इसको कहता हूँ जॉइंट कोऑर्डिनेट्स। अगर आपने कोई क्वेश्चन समझ में आ गया और आपने कोऑर्डिनेट्स सही से लिख दिए, देन देयर आर 80% चांस कि आपका ये क्वेश्चन सही बन जाएगा। और स्टेप 2 जो आता है वो आता है, आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए तो इक्वेशंस फॉर्म करना, इक्वेशंस फॉर्म करना। और स्टेप 3 क्या होगा, उन इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो मैंने ये देखा है, मैंने जब कॉपी भी चेकिंग की है पुराने टाइम में भी, तो इसके ऊपर जिन लोगों ने पहले 2 स्टेप सही कर दिए, ये मान के चलो उनका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। हाँ, अब ये जब इक्वेशन सॉल्व करोगे उसके अंदर आपके जो है अर्थमेटिकल मिस्टेक्स हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है, वो एक सेपरेट चीज़ है। ओके, सो टॉपिक बहुत ईजी है, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीसी पूर्णिमा के जो सॉल्व एग्जाम्पल है, एक बार सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना। उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आएगी कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसे समझनी है। ओके, और खासकर अगर आपको इंग्लिश का इशू है, देन इट कैन क्रिएट अ इशू, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। सो लेट अस डिलीट दिस थिंग, स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले टेंशन कोएफिशिएंट क्या होता है, व्हाट इज टेंशन कोएफिशिएंट। तो देखिए, टेंशन कोएफिशिएंट को डिफाइन करते हैं, टेंशन कोएफिशिएंट इज नथिंग बट फोर्स इन मेंबर divided by length of member. This is tension coefficient और इसको रिप्रेजेंट करता है स्मॉल t से। सो टेंशन कोएफिशिएंट स्मॉल t is equal to force which is given by capital T divided by length. So small t को हम लोग बोलेंगे टेंशन कोएफिशिएंट, इसको छोटा सा फॉर्मूला है। सो जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्मॉल t की वैल्यू आएगी। क्या आएगी हमारे पास में, स्मॉल t की वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद में। और मेंबर पे फोर्स निकालना पड़ेगा। इसमें ट्रस को जब सॉल्व करते हैं आपको पता होगा, ट्रस को सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, ट्रस के अंदर सारे मेंबर्स में फोर्सेज कैलकुलेट करना या रिएक्शंस कैलकुलेट करना, राइट। ओके, सो हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। देखिए, मैंने कहा इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन को जो है आप खुद जो है आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा और एकदम धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा ताकि समझ में आ जाए। तो मैं इसको रीड कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, क्या इस क्वेश्चन में गिवन है। अ स्पेस फ्रेम शोन इन फिगर 19.7, ये हमारा फिगर 19.7 है, इसमें एक स्पेस फ्रेम दिखाई गई है, इज सपोर्टेड एट ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी, इन चारों पॉइंट पे क्या हुआ, इसका सपोर्ट आया हुआ इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू बॉल जॉइंट्स। इन हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब क्या हुआ कि ए बी सी और डी चारों कहाँ लाई कर रहे हैं, एक सिंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक सिंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो मैं एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूँ यहाँ पर से हम लोग लेते हैं, दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई, देन अप डायरेक्शन विल बी जेड। या आप ये कह दीजिए अगर मैं इसको x लेता हूँ, इसको मैं y लेता हूँ, सिर्फ रोटेट किया 90 डिग्री से इसको, तो मेरा अब क्या हो जाएगा z। तो z इज माई अप डायरेक्शन। अब दोनों डायग्राम एक ही, अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। इसको मैं 90 डिग्री रोटेट कर दिया, सो z इज अप, ऑलवेज रिमेंबर करना। सो ए बी सी डी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इन सब का z कोऑर्डिनेट क्या है, सेम। समझ में आया, z कोऑर्डिनेट अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन सेम है तो सब में क्या होगा, z कोऑर्डिनेट सेम होगा, सिर्फ x और y क्या करेंगे, वेरी करेंगे, ठीक है।
फिर क्या लिखा हुआ, द मेंबर ई एफ इज हॉरिजॉन्टल, मेंबर ई एफ कैसा है देखो, ये रहा ई, ये रहा एफ, ये क्या है हॉरिजॉन्टल है एंड इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। इसका मतलब ई और एफ का भी जेड कोऑर्डिनेट सेम होगा, है ना, वर्टिकली जो एक सिंगल हाइट के ऊपर लाई कर रहा है। ओके, और ये कितने हैं, इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द बेस। तो मान लेते हैं कि ए बी सी और डी कहाँ पे आए हुए हैं, जमीन पर आए हुए हैं, ग्राउंड पर आए हुए हैं। जमीन पर कहाँ आया हुआ है, ए बी सी और डी आए हुए हैं, और ई एफ कहाँ पर है, जमीन से ऊपर है, 3 मीटर ऊपर है, और कैसा है हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ई और एफ जो है का जेड कोऑर्डिनेट सेम, हाइट बराबर है, हाइट कम ज्यादा नहीं है। फाइंड द फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द फ्रेम, इस फ्रेम के सभी मेंबर्स में फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन में जो नहीं बताया गया है वो बता रहा हूं मैं आपको। ई पॉइंट के ऊपर एक 5 केन का हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है जिसकी डायरेक्शन है प्लस एक्स, जिसकी डायरेक्शन क्या है प्लस एक्स। एक बार के लिए मैं इनको हाईलाइटर को हटा देता हूं, ठीक है ना, और इसको हटा देता हूं। सो ई पर जो है प्लस एक्स में एक फोर्स लग रहा है 5 केन का, और प्लस वाई में फोर्स लग रहा है 10 केन का। ये देखिए, एक ये वाला और एक ये वाला। इसी तरह एफ पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो लैंग्वेज क्वेश्चन में नहीं गिवन है, लिखा हुआ लैंग्वेज में लिखा हुआ, डायग्राम में शो किया हुआ है। एफ पे फोर्स लग रहा है 15 केन का, इसकी डायरेक्शन क्या है बोलो, 15 की डायरेक्शन क्या है प्लस वाई डायरेक्शन के अंदर है ना। जेड डायरेक्शन में कहीं पर भी कोई फोर्स नहीं गिवन है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया हमको। हम ये कह सकते हैं ई एफ एक रॉड है जो ऊपर आई हुई है, और ए बी सी डी सब कहां पर है, जमीन पर है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन, तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो मेरा जो पहला स्टेप होगा, माय फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स। सभी जॉइंट जहां पर आए हुए हैं उन सबके क्या करना है, मेरे को कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो एक बार हम लोग एक बार कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं यहाँ पर, है ना। मैं कह रहा हूँ ये है मेरा एक्स, ये वाई, और जेड क्या है मेरा अप, राइट। तो वैसे तो पास में दिए, बट हम लोग फिर से लिख लेते हैं एक बार से, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, और उनके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड। अब आपको इसमें जो एक एज्यूम करना पड़ेगा ओरिजिन हम लोग वो पॉइंट करेंगे जो सबसे लेफ्ट में हो और सबसे बॉटम में हो, ताकि बाकी सारे कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास में पॉजिटिव आए। मैं चाहता हूँ मेरे एक्स और वाई और जो भी मैं कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ वो हमेशा क्या एक्स और वाई पॉजिटिव आए। वैसे आप कोऑर्डिनेट कहीं पर चूज कर सकते हो, बट रूल क्या रहेगा, हमें ओरिजिन वहां चूज करना है जो सबसे लेफ्ट में हो और सबसे बॉटम में हो। उससे क्या होगा, मेरे बाकी सारे कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, प्लस हो जाएंगे अपने आप ही। हैंस बी सिलेक्टेड एज ओरिजिन। तो मैंने क्या किया, बी को ओरिजिन बना दिया, दैट इज 0,0,0। देखो ए बी सी डी कहां पर आए हुए, ग्राउंड पर आए हुए हैं, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 0 और 0। अब आ जाओ ए के कोऑर्डिनेट, ए में देखो एक्स तो 0 है, बट वाई कितना आ गया मेरा 3 और 3 6 आ गया, वाई एक्स 0 जेड 0। अब सी पे आ जाओ, सी पर क्या मेरा वाई 0 जेड 0 और एक्स आ जाएगा मेरा 3 2 5 और 2 7। डी पे आ जाओ, डी पर क्या हो जाएगा, एक्स तो वही रहेगा 7, वाई आ जाएगा 6, जेड आ जाएगा 0। ई और एफ, ई के लिए देखो ई कितना है, एक्स आ जाएगा ई के लिए 2 मीटर, वेरी गुड, एक्स इक्वल 2 मीटर, वाई कितना हो गया 3 मीटर, और जेड कितना हो गया, इसकी हाइट जो है 3 मीटर है ग्राउंड से, तो जेड क्या हो जाएगा इसके लिए 3। सिमिलरली एफ के लिए भी जेड कितना हो जाएगा 3, एक्स कितना हो जाएगा 3 और 2 5, और वाई कितना रहेगा 3, ठीक है ना। ये पास में टेबल बनी है, इससे वेरीफाई कर सकते हो। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, ये हमारा पहला स्टेप है। अगर आपने यहाँ तक सही कर लिया तो ये मान के चलना आपका 80% चांस आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद में जो इक्वेशंस लिखनी है हमको और इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और कुछ भी नहीं है।
एंड मैं कहूँगा ये स्कोरिंग है। ओके, इसको मिटा दूँ मैं इन सबको, तो इन सबको जो है हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अब इक्वेशंस लिखने का तरीका क्या होगा? तो देखिए, इक्वेशंस हमें हर जॉइंट पे लिखनी पड़ेगी। वी हैव टू राइट इक्वेशन ईच एंड एवरी जॉइंट टू फाइंड द फोर्सेज। सिंपली याद करो, अपन ट्रस्ट में कैसे करते थे, कोई जॉइंट पकड़ते थे, वहाँ पर इक्वेशन लिखते थे, है ना। तो यहाँ भी हम जॉइंट पकड़ेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। अब इसमें देखो, हमें क्या करना है, वो जॉइंट देखना है। पहली चीज़ तो ये है कि इसमें हर जॉइंट के ऊपर में 3 इक्वेशन मिलेगी। 3 इक्वेशन कौन कौन सी होगी? समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एफ जेड इक्वल टू 0। सो एट ईच जॉइंट मैं लिख देता हूँ, स्टेप 2 फॉर्म इक्वेशन एंड स्टेप 3 क्या हो जाएगा? सॉल्व इक्वेशन। नाउ देर आर 3 equations at every joint. Number 1, summation fx equal to 0. Number 2, summation fy equal to 0. Number 3, summation fz equal to 0. ये 3 इक्वेशन मेरे को हर जॉइंट के ऊपर मिलेगी। अब देखिए, जब ये 3 इक्वेशन मिलेगी मेरे को जॉइंट पर सॉल्व करने के लिए, और हर इक्वेशन के लिए सो एट द मोस्ट मैं 3 वेरिएबल सॉल्व कर सकता हूँ। जब 3 इक्वेशन है, कितने वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं? 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग 3 इक्वेशंस। इसलिए मुझे जॉइंट, उस जॉइंट से स्टार्ट करना है जहाँ पर सिर्फ 3 मेंबर्स हो या 3 से कम मेंबर्स हो। आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सच अ जॉइंट वेयर देयर आर 3 मेंबर्स विच आर ज्वाइनिंग। किसी भी जॉइंट पर अगर 3 से ज़्यादा मेंबर है तो फिर मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वहाँ से हमें स्टार्ट नहीं करना है। हमें वो जॉइंट देखना है जहाँ पर 3 या 3 से कम मेंबर आकर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ओके, तो देखो इसमें अगर देखो ए बी सी और डी ये ग्राउंड पर आए हुए हैं, तो मतलब ग्राउंड से रिएक्शन भी आएगी इनकी, तो रिएक्शन हमको पता नहीं है ना। तो ए से स्टार्ट भी करेंगे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ए बी सी डी पे चूंकि हमारे पास में रिएक्शंस नहीं है, इसलिए हमें सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। एफ के ऊपर 4 मेंबर है, नहीं हो रहा, तो ई से सॉल्व करना पड़ेगा। सो विल पिक द पॉइंट और वी विल पिक द जॉइंट ई। तो हम लोग क्या करेंगे, ई पर आकर इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, देखिए इक्वेशन बनाने का, इक्वेशन पहले लिखने का तरीका क्या होगा। हम इक्वेशन लिखेंगे टी एट जॉइंट ई। तो ई से कहाँ जा रहा है, एफ जा रहा है, ई से ए जा रहा है और ई से बी जा रहा है। तो ये हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल प्रोसीजर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर टी ई से है तो ए ले लूँ पहले मैं, टी ई से होगा आगे वाला पॉइंट ए, टी ए इंटू बाद वाला पॉइंट कौन सा, ए था ना मेरा, तो यहाँ आएगा एक्स ए माइनस एक्स ई। टी ई ए क्या है मेरा, टेंशन कोफिशिएंट ई ए। टी ई ए क्या देगा मेरे को, T is the tension coefficient of member EA. It means it is the force in member EA, force in member EA divided by length of member EA. बता रहा हूँ TEA क्या होगा, it is the force in member EA. EA कौन सा मेंबर है मेरा, ये वाला, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ मेंबर। तो इसलिए मैं TEA का फुल फॉर्म बता रहा हूँ आपको, ये इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, पर हमें लिखना ऐसा ही है। तो एक तो क्या हुआ, E से A की तरफ आया, और कौन सा है बताओ मेरे को, प्लस टी। बताओ ई से कहाँ आया, एफ आया, ई एफ इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाई बाय एक्स एफ माइनस एक्स ई प्लस टी से क्या आएगा, ई से बी, एक्स बी माइनस एक्स ए। सॉरी यस, गलत लिख दिया मैंने इसको, ये हो जाएगा राइट ई, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है ई के ऊपर, कौन सा फोर्स लग रहा है,
सो प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। मैं रिपीट कर दूं, कुछ नहीं करना है आपको। आपको लिखना है ई पर ई से जुड़ने वाले सभी मेंबर्स को लिखना है। तो ई से कौन कौन सा कनेक्ट हो रहा है? ए हो रहा है, एफ हो रहा है और बी हो रहा है। हाँ, सिमिलरली लोग वाई और जेड में भी लिखेंगे। टी ई ए इंटू एक्स ए माइनस एक्स सी, टी ई एफ इंटू एक्स एफ माइनस एक्स सी। तो सेकेंड वाला हमेशा एक्स ही रहेगा इसमें, अगर ई जॉइंट लिया। जो जॉइंट लेंगे तो सेकेंड वाला जो कोऑर्डिनेट हमेशा उसी पॉइंट का रहेगा। तो इक्वेशन क्या बन जाए देखो, क्या एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स वाले कोऑर्डिनेट जो भी हम निकाल चुके हैं। सो टी ई ए मल्टीप्लाई बाय एक्स ए माइनस एक्स ई। एक्स ए का कोऑर्डिनेट क्या है? ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 माइनस ई का कोऑर्डिनेट क्या है? 2। तो ये -2 फिक्स रहेगा। अब प्लस टी ई एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स एफ कितना हो गया? एक्स का एफ कोऑर्डिनेट हो गया 5, सॉरी एफ का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 5 माइनस ये 2 फिक्स रहेगा, प्लस टी ई बी है ना, ई बी अगेन 0 -2 तो सेम रहेगा, प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आ रही है देखो, -2 टी ई ए प्लस 3 टी ई एफ माइनस का 2 टी ई बी प्लस 5 इक्वल टू 0। ये बनी मेरी इक्वेशन नंबर, इसको बोल दो 1, इक्वेशन 1। ऊपर अगर मैंने 1 दिया तो उसको रहने दो ना, इसको मत बोलना 1, इसको मत बोलो, इसको बोलो 1। एग्जैक्टली ये x के लिए बना, इसी तरह एक y के लिए बनेगी और एक z के लिए बनेगी। 3 इक्वेशन 3 अननोन, उससे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके बाद वाला पोर्शन सारा मैथमेटिक्स का है। अब देखो 3 इक्वेशन में 3 अननोन सॉल्व करोगे ना तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो मैं y और z वाली इक्वेशन जो है, y और z वाली इक्वेशन में जो है सीधी लिख देता हूँ यहाँ पर। एक बार y और z की इक्वेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। सो क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें लिखा हुआ y की इक्वेशन सेम रहेगी, उसमें कोई नया चीज़ नहीं है, सेम प्रोसीजर है। तो y की इक्वेशन बन गई 3 टी ई ए माइनस 3 टी ई बी प्लस 10 इक्वल टू 0। ये मेरी बन गई दूसरी इक्वेशन। ये बनी x डायरेक्शन के अंदर, ये बनी y डायरेक्शन के अंदर, और z डायरेक्शन इक्वेशन बन जाएगी -3 टी ई ए माइनस 3 टी ई बी इक्वल टू 0, क्योंकि z डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। देखो यहां से आ गया टी ई ए इक्वल टू टी बी ई या ई बी, ठीक है ना। हाँ ये है ई ए माइनस ई बी, थोड़ा सा करेक्शन हो गया, गलती है। टी ई बी हाँ वो 0 हो गया होगा क्योंकि उनका कोऑर्डिनेट सेम रहा होगा ना। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट 0 हो गया होगा क्योंकि z क्या है इनका सेम है, तो वो कट के 0 हो गया होगा। कुल मिला के 3 नोने सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो यहाँ से आ जाएगा टी ई इक्वल टू टी ई बी, टी ई बी को देखो यहाँ से आ जाएगा टी ई इक्वल टू टी बी, है ना। माइनस साथ में इसको ऊपर वाले पुट कर देना तो ये आ जाएगा, दूसरा भी आ जाएगा, उसको यहाँ पुट करना तीसरा आ जाएगा। अब मैं इसमें आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी लेटेस्ट वाले कैलकुलेटर आते हैं जिसमें आप 3 इक्वेशन एक साथ सॉल्व कर सकते हो, है ना, 991 EX वाला कैलकुलेटर, आप लोग वो कैलकुलेटर लेके जाना। अगर मैनुअली इक्वेशन को सॉल्व करोगे इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम
आपकी मैं बता रहा हूँ 90% चांस है कि आपकी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाएगी, या तो प्लस की या माइनस की, ठीक है ना, और सॉल्व करने में आपका टाइम खराब हो जाएगा। आपके नॉर्मल वाले कैलकुलेटर में 3 इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, बट जो 991 EX वाला कैलकुलेटर है, आपके सीनियर्स वगैरह से पूछ लेना, कर लेना, ठीक है ना, उनके से कैलकुलेटर ले लेना जिस दिन एग्जाम हो, ठीक है ना, नहीं आप वाला कैलकुलेटर नहीं होगा। ओके, एक मिनट, इस वीडियो को फिनिश कर लेते हम लोग, है ना। तो इस तरह से जो है मैंने ई पर जब सॉल्व किया तो टी ई आ गया, ई बी आ गया और ई एफ आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, सो जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे मैं यहाँ से डायरेक्ट ले लेता हूँ जो सॉल्व किया हुआ है, व्हाट आई गॉट, इनको सॉल्व करने से मेरे को क्या मिलेगा, वी गॉट दैट टी ई ए इक्वल टू -1.667, टी ई बी इक्वल टू 1.667, और टी जो है, हाँ तीसरा कौन सा था मेरा, ई एफ, टी ई एफ इक्वल टू, ये आ गया मेरा -1.667। ये जो तीनों है, these are called the टेंशन कोएफिशिएंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंशन कोएफिशिएंट। अब हमसे क्वेश्चन बोला गया फाइंड द फोर्सेस इन द मेंबर्स, क्या बोला कि फोर्सेस इन द मेंबर्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन कोएफिशिएंट्स को उन मेंबर्स की लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसा कि ये आपके इस एग्जांपल में सॉल्व करके दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द मेंबर्स, ओके, सो दिस मल्टीप्लाई बाय L E A will give you the force T E A, right? Similarly, this multiply by length E B will give you the force T E B, and this multiply by length E F will give you the force T E F. Now here, if the force is positive, it means tension, and the force is negative, it means okay. So this is the tension coefficient method by which you can solve the questions. मैं आपको फिर बता रहा हूँ, स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारा जो पहला स्टेप वो होगा कि हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझना है, और उसके बाद में सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख देना है। एक बार हमने सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख दिए, उसके बाद में हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, कौन कौन सी, टी ई ए जिस जॉइंट पे लिख रहे हैं तो वो जॉइंट आएगा पहला, ई आएगा पहला, वो जॉइंट है, और ई ए तो इसका मतलब किस जॉइंट की तरफ है, ओके, एंड देन मल्टीप्लाई बाय एक्स ए माइनस एक्स ई, ध्यान रखना ए माइनस ई होगा, मीन्स ई आ रहा है पहले तो ए माइनस ई करना पड़ेगा आपको, ओके। सिमिलरली फॉर द अदर जॉइंट्स ऑल्सो, इस तरह से आपको हर जॉइंट के ऊपर 3 इक्वेशन मिलेगी और 3 हमारे पास में अननोन होंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएंगे टेंशन कोएफिशिएंट स्मॉल टी ए बी, स्मॉल टी बी सी जो भी है, और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, उनको वापस उनकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा द फोर्स इन द मेंबर्स। इफ द फोर्स इज पॉजिटिव इट इज टेंशन, इट इज नेगेटिव, इफ इट इज नेगेटिव इट इज कंप्रेशन। यस, जैसे अभी ये वाला हमने जो है ई के लिए किया तो हमारे पास में क्या आ गया, टी ई, फोर्स इन द मेंबर ई आ गया, ई एफ आ गया, और कौन सा है बताओ मेरे को, फोर्स इन द मेंबर ई बी आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कौन सा जॉइंट करेंगे, एफ। जब एफ करोगे तो देखो यहाँ पर 4 मेंबर मिल रहे हैं, बट आपके पास में जो है टी एफ ई ऑलरेडी सॉल्व आ चुका है, तो उसकी सीधी वैल्यू पुट कर दोगे आप, और जब इस पे सॉल्व करोगे तो आपके रिमेनिंग मेंबर्स के अंदर भी क्या होंगे, सारे फोर्सेज आ जाएंगे। सो दिस इज टेंशन कोएफिशिएंट मेथड। इसमें आपको कहीं टाइम नहीं लगेगा,
आपको टाइम लगेगा सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस को सॉल्व करने के अंदर, और वहीं पे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है और वहीं आपके नंबर कटते हैं। बट ये है कि इसमें नंबर कटने के चांस, मतलब अगर आपने कैलकुलेशन सावधानी से कर ली तो आपके नंबर कटने के चांस भी कम से कम है, ये सर और पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं। ज़्यादा केसेस में हमारे को दो वैल्यू जीरो हो जाएगी इसमें, वो डायरेक्ट निकल जाएगा मतलब हाँ, आपका जो आपके जो क्वेश्चन आएगा देख लेना, उसके मैक्सिमम केस में क्या होगा, कुछ कोएफिशिएंट्स आपके जीरो आ जाएंगे, जीरो आ जाएगा। ठीक है ना। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं आने वाला, बट आपको एक बार उसको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया फिर सर। क्वेश्चन समझ में आ गया और कोऑर्डिनेट आपने सही लिख दिए, क्यों कोऑर्डिनेट तभी लिख पाओगे जब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो इस एग्जाम्पल को हम लोग यही स्टॉप करते हैं। बाकी वाले एग्जाम्पल्स भी आप लोग जो बीसी पुनः में आके एटलीस्ट उनकी लैंग्वेज पढ़ना, उस क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट सीखने की कोशिश करना। अगर पूरा एंड तक सॉल्व ना भी करो, आपने उसकी लैंग्वेज पढ़ के आपने कोऑर्डिनेट खुद ने सॉल्व लिख दिए, तो इसका तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर थोड़ा यूज होगा आपका ज्योमेट्री का, आपको ज्योमेट्री समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। मेनली आपको पाइथागोरस थ्योरम काम आएगा, इसमें मेमोरी की लेंथ निकालनी पड़ेगी, राइट। सो वी फिनिश दिस स्मॉल क्लास विद दिस एग्जांपल।